आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों के बीच पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। आदमपुर एयरबेस पर की मुलाकात। सीज फायर पर भड़की शिवसेना, कहा ये डरपोक लोग पार्टी तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान नहीं। मनीष तिवारी बोले, 2 परमाणु संपन्न देशों में तनाव बढ़े तो दुनिया करती है बातचीत की पहल। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की हुई मौत, 6 अस्पताल में भर्ती, सप्लायर गिरफ्तार। एसटी हसन बोले, भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं। ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताने में जुटी आरजेडी। बिहार में मुस्लिमों को साधने में जुटे लालू और तेजस्वी। भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच चीन ने कर दिया बड़ा खेल। सीपीईसी को लेकर लागू किया नया प्लान। अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच हुए संघर्ष की बात भी की थी। सेना की जमकर तारीफ करते उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों को हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देश को संबोधित करने के दूसरे दिन यानी कि आज सुबह आदमपुर पहुंचे। उन्होंने यहां सेना के जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन की चर्चा भी की। पीएम मोदी का आदमपुर एयरबेस जाना इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने इसे उड़ा दिया है। देश को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी इसी जगह पहुंचे और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी के वहां पहुंचने से साफ हो गया है कि इस एयरबेस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पीएम मोदी की आदमपुर एयरबेस की एक तस्वीर बेहद खास मानी जा रही है, जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पीएम मोदी एक भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते। आदमपुर दौरे को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज सुबह मैं एएफएस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति सदैव कृतज्ञ है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आभारी हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव अभी भी बढ़ा हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है और बॉर्डर पर शांति है। सीज फायर होने के बाद से विपक्ष लगातार सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1999 के कारगिल युद्ध के बाद गठित की गई पुनर्अवलोकन समिति का जिक्र किया और इस तरह की समिति को दोबारा गठित करने की मांग उठाई है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ, जिसमें हम विजयी हुए, हम विजय हासिल की, 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। 5 सदस्य उसमें हैं और उस समीक्षा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो रक्षा मामलों में सबसे बड़े विशेषज्ञ माना जाते थे, के सुब्रमण्यम, उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की। और के सुब्रमण्यम है कौन? आज के विदेश मंत्री के पिताजी। और ये कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया 23 फरवरी 2000 को। उसमें से बहुत सारी सीक्रेट चीजें थी, क्लासिफाइड मटेरियल था, गोपनीय मामले थे, उसको निकाला गया। और वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। पर देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बिठाई, उसकी अध्यक्षता आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया और 23 फरवरी 2000 को वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी, कुछ विश्लेषण होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद से विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने भाजपा पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि ये सिर्फ पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं तोड़ पाएंगे। साथ ही संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। हमारे भी एयरफोर्स लाहौर कराची तक गए थे, हमारी नौसेना समुद्र में खड़ी थी, लाहौर कराची लेने वाले थे, तो आपने क्यों रुकवा दिया?
ये सिर्फ अपने अपोजिशन की पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। हमारा सवाल है, ट्रम्प से क्या सौदा हो गया? डोनाल्ड ट्रम्प इस विश्व के अंडरवर्ल्ड का डॉन है। ट्रम्प ने आपको धमकाया है, वह रुकवा दो नहीं तो अडानी को अरेस्ट करूंगा। नमस्ते ट्रम्प, ये ट्रम्प वो ट्रम्प, और ये वो ट्रम्प ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। ट्रम्प ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात है। ट्रेड की बात आप किससे करोगे? ट्रम्प से। और पीओके की बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन उसके लिए भी ट्रम्प को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रम्प आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे, या आप लगभग सिद्ध हो गया कि ये इस देश को ट्रम्प चला रहा है। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहाँ के व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहाँ गए आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति? हम क्या कितने देश में घूमकर आए मोदी जी? बात यही है। सवाल आप कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जब दो ऐसे देश जो परमाणु हथियारों से लैस हैं उनके बीच तनाव बढ़ता है तो बाकी देशों की ओर से उनसे बातचीत की पहल जरूर की जाती है। ये एक वास्तविकता है जिससे आप भाग नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 1947 से 1972 तक जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत बातचीत होती रही। दूसरे देश भी दोनों पक्षों से बातचीत करते हैं। जब दो ऐसे देश जो परमाणु हथियारों से लैस हैं उनमें तनाव बढ़ता है तो जो बाकी मुल्क हैं वो जरूर दोनों मुल्कों से बातचीत करते हैं। ये एक वास्तविकता है जिससे आप भाग नहीं सकते। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं और अगर आप दो देशों में तनाव बढ़ रहा है तो सारी दुनिया को मूक दर्शक बन के थोड़ी बैठेगी, दोनों से बात तो करेगी। तो इसलिए अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, 1947 से लेकर 1972 तक जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े और उस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था, तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके जो प्रस्ताव हैं उसके तहत बातचीत होती थी। 1971 में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की संरचना की और उसके बाद शिमला समझौता क्रियान्वित किया गया, उसका मसौदा तैयार किया गया, उस पर हस्ताक्षर किए गए, तो उसके बाद 1990 तक शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत होती रही। 1990 में जब पाकिस्तान ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष की ओर से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं, भारत की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन आप साहस जुटाएं, पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करें और फिर अमेरिका से कहें कि वो पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर सकता। विश्व के नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है, मैं आपसे सहमत हूं। तो आप यूपीए पीए में अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल बनाइए, उसमें सारा पार्लियामेंट आपके साथ रहेगा। उस एक्ट के द्वारा हम पारित करेंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि विपक्ष आपके साथ रहेगा। मैं विपक्ष के तरफ से नहीं बोल सकता, बट मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में विपक्ष आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है।
हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, लेकिन आप हिम्मत कीजिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए और फिर अमेरिका को कहिए कि आप पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों है वो टेररिस्ट स्टेट है। तब हम मानेंगे कि एक नया आयाम स्थापित हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसा नया आयाम स्थापित हो कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी तुलना पाकिस्तान से नहीं कर सकता। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो एक छोटा मोटा देश है, फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है, और प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक मंच पे तुलना करे, यह भी आपत्तिजनक है। शिवसेना यूटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए देश बिल्कुल तत्पर है। हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। हमारी कार्रवाई में आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अभी वहां से हमारे नागरिकों पर हमला हो रहा है। उन देशों को ये देखना चाहिए जिन्होंने IMF का लोन दिलाया। जो देश कहते हैं कि उनके साथ व्यापार करेंगे, उन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक धूर्त देश है। अमेरिका के पास गया कि सीज फायर चाहिए, और जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं कि कोई उनका जो न्यूक्लियर एरिया था वहां पे कोई मिसाइल पड़ा है, उसके चलते इस पे कोई रोक लगाई गई है। पर जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, तो ये जवाबी कार्रवाई करने के लिए देश बिल्कुल तत्पर है और हमारी सेना बिल्कुल तैयार है कि इनको जवाबी कार्रवाई मिले, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई हुई थी वो सिविलियंस को अटैक करके नहीं हुई थी, टारगेटेड थी, डेसिसिव थी और मेजर्ड थी। पर यहाँ पर जो कर रहे हैं कि ड्रोन्स भेज रहे हैं और लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, दुनिया को देखना चाहिए, वो खास करके वो देश जिन्होंने IMF का लोन इनको दिया, वो देश जो कहता है कि उनके साथ ट्रेड करेंगे, उन देशों को देखना चाहिए कि कितना पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पूरा कब्जा जमाया हुआ है, एंड सर रोग नेशन। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर वो इस तरीके के काम करेंगे तो हम उनको जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान कम रहा है, आतंकिस्तान ज्यादा बन चुका है, और वो ग्लोबल सेंटर हो गया है जहां पे ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है, उनको वेपन्स दिए जाते हैं और दुनिया भर में जाकर वो आतंक मचाते हैं। तो ऐसे देश के साथ कोई संवाद नहीं हो सकता है जो हमारे ही देश के साथ, भारत के साथ आतंकी हमले करता है। तो उन्होंने दो टूक उनको कहा है कि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो जिस तरीके से POK जबरदस्ती जबरन ऑक्यूपाई कर रखा है, उस पर ही बातचीत होगी। आतंकिस्तान जब तक वापस पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हम आतंकिस्तान के साथ कोई संवाद नहीं करना चाहते हैं। तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है, और देश की जनता का भी मन यही है कि अब इनके साथ कोई बातचीत नहीं, अब इनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई होना लाजमी है। अमृतसर के मजीठा एरिया में जहरीले शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अमृतसर पुलिस के मुताबिक मजीठा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम तुरंत एक्शन में आते हुए हमने जो यहाँ के लोकल जो सप्लायर थे 4 लोगों को, उनको हमने गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ करी तो हमें पता चला कि एक प्रभजीत नाम का व्यक्ति है, पंगवा गांव का रहने वाला है, और ये काफ़ी पुराने समय से भी ये कर रहा था, जो ये लिकर की सप्लाई कर रहा था। इससे हमने जब पूछा तो इसने बताया कि एक किंग पिन है जो हमें मेथनॉल की सप्लाई करता है, जिसको इसने डाइल्यूट करके आगे सप्लाई किया। इसके पास 50 लीटर जो मेथनॉल आया और उसने इसको डाइल्यूट करके 120 लीटर में कन्वर्ट किया पहले, और फिर उनको 60 पैकेट्स में इसने डिस्ट्रीब्यूट करके आगे बेच दिया अपने 4 लोगों को। तो जो ये मेथनॉल का सप्लायर है साहिब सिंह, इसको भी हमने राजा सांसी पुलिस स्टेशन का रहने वाला है, इसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इससे हमने पूछताछ करी, इसकी चैट्स में हमने खंगाला कि ये कहाँ से कैसे ये काम कर रहा था, कार्रवाई कर रहा था। तो इसने बताया ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था, मेथनॉल ऑर्डर करके ऑनलाइन ही ये बस से इसकी कंसाइनमेंट आती थी, ये ड्राइवर से कांटेक्ट में आके ये सप्लाई अपनी पकड़ लेता था। अभी भी हमें हमारी जानकारी मुताबिक इसने ऑर्डर कर रखा है और हम उसको एप्रीहेंड कर लेंगे, ताकि और ये जो लोगों की और भी ज़्यादा जो कैजुअल्टीज़ हैं वो हम होने से रोक पाएँ। और जो ये
ये जो 14 डेथ्स हुई हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा इनके सख्त कार्रवाई की है। ये जो 6 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं इनके अगेंस्ट हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट सेक्शन 61A एक्साइज एक्ट है और 105 BNS के तहत हमने FIR रजिस्टर कर ली है। हमें और भी उम्मीद है कि और भी ज़्यादा हम गिरफ्तारियां करेंगे। इनफैक्ट हम उस तह तक पहुंचेंगे जहां से ये इन्होंने सप्लाई जो मेथनॉल की है वो ली और जो डाइल्यूशन करके इन्होंने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की, हम ये पूरी तह तक पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि हकीकत यही है कि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सच्चाई से भागते हैं, लेकिन उनका यह हस्तक्षेप हमें पसंद नहीं आया। हम खुद अपने मामलों को खुद ही सुलझा सकते हैं। हकीकत तो यही है कि अमेरिका ने इंटरफेयर करा इसके अंदर। हम वो लोग नहीं है कि हकीकत से दूर भागें, लेकिन उनका इंटरफेरेंस करना हमें पसंद नहीं आया। हमें किसी का मीडियोकर बनना हमें पसंद नहीं। हम खुद सक्षम है अपने मामलात को तय करने के लिए, लेकिन क्योंकि स्थायी शांति चाहते हैं, वो तो स्थायी शांति को कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुत टेंस और फ्रेजाइल शांति है। सीज फायर भी बहुत फ्रेजाइल है। हमें प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, तभी स्थायी शांति हो सकती है। जैसा कि खबरें आ रही हैं, उपराष्ट्रपति ने और उनके विदेश मंत्री ने सारी रात बात करी हमारे नेताओं से, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से अजीत डोभाल जी से, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से और वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी बात करी और उन्होंने इस मसले को सुलझाया। और ये हकीकत है कि दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। हम तो धैर्य वाले लोग हैं और हमने बहुत ही सटीक और धैर्य से काम करा। जितना पाकिस्तान ने अटैक करे हमने उसका जवाब दिया, हमने एग्रेशन नहीं करा। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात बिगड़ जाते हैं और पाकिस्तान ये देखता कि अब पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हो रहा है, तो वो यकीनी तौर पर एटम बम इस्तेमाल कर लेते। और जब अगर वो करते तो हम भी करते इस्तेमाल, तो इसमें कोई शक नहीं कि लाखों लाखों लोग उसमें तबाह हो जाते और ये पूरा एरिया तबाह हो जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। ओवैसी अपनी मुस्लिम परस्त वाली छवि के साथ साथ नया राष्ट्रवादी चेहरा बनकर उभरे हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में किस्मत आजमाने वाले ओवैसी अब बिहार की उन सीटों पर अपना फोकस कर रहे हैं जहां पर हिंदू वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इस तरह सीमांचल के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सीमांचल के बाहर भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की प्लानिंग की जा रही है, जिससे RJD की सियासी टेंशन बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी शुरू कर दिया। इस बार MIM ने बिहार में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है और 25 सीटें जीतने का टारगेट उन्होंने सेट कर रखा है। ओवैसी की सियासी सक्रियता को देखते हुए RJD अलर्ट हो गई, क्योंकि उसे अपने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा नजर आ रहा है। पार्टी ने ओवैसी को BJP की बी टीम बताकर मुस्लिम समुदाय के बीच उनके सियासी प्रभाव को खत्म करने की स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच ओवैसी ने अपना फोकस बिहार पर केंद्रित कर रखा है। ऐसे में ओवैसी के खिलाफ RJD ने उनके करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी को उतार दिया है। कटिहार में मीडिया से बात करते हुए फातमी ने कहा है कि ओवैसी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। उनकी सियासी गतिविधियां BJP को फायदा पहुंचाने के मकसद से संचालित होती रही हैं। साथ ही कहा है कि ओवैसी और BJP के साथ एक तरह की नूरा कुश्ती चल रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। RJD ये भी बताने में जुट गई है कि कैसे RJD मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी और वैसे बिहार में BJP की सरकार को बनवाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के बीच ओवैसी की छवि को BJP के मददगार के तौर पर स्थापित करने में RJD अगर सफल हो जाती तो MIM की राह मुश्किल हो जाएगी। साल 2020 में सीमांचल के इलाके की मुस्लिम बहुल 5 सीटें MIM जीतने में सफल रही, जिसमें से 4 विधायकों ने बाद में RJD का दामन थाम लिया था। इस बार ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने और 25 सीटें जीतने का लक्ष्य बना रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की सियासी मंसूबों पर पानी फेरने की रणनीति पर RJD ने काम शुरू कर दिया है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि कल जब PM ने संबोधन किया, देश इसका इंतजार कर रहा था। जो हमारी सेनाओं ने प्रेस वार्ता में बताया था उसी की पुष्टि हुई। अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। मैं 3 दिनों से देख रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा से पहले सीजफायर की घोषणा कर देते हैं। अगले दिन कश्मीर को लेकर वे तथ्यविहीन बयान देते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के संबोधन से कुछ मिनट पहले कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की
प्रतिष्ठा का मामला है, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये ऑपरेशन चला, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि कल का प्रधानमंत्री जी ने जब अपने उद्गार व्यक्त किए, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कमोबेश जो धारा हमारी फोर्सेस की प्रेस ब्रीफिंग में आई थी सामने निकल करके, उसी धारा की पुष्टि हुई। अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष आज के डेट में देश में मायने नहीं रख रहा है। और मैं समझता हूं कि आतंक की प्रयोगशाला चलाने वालों को जो संदेश देना था, उसमें हमारी सेना ने शौर्य, कमिटमेंट और प्रिसीजन का परिचय दिया। कोई सिविलियन टारगेट नहीं, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिश। और मैं समझता हूं उसकी तस्दीक प्रधानमंत्री जी के बयान से भी होती है। लेकिन मेरी चिंता थोड़ी कुछ इस बात की है, विगत में 3 दिनों से देख रहा हूं, एक अंग्रेजी में शब्द है गैरुलस, जिसको बहुत बोलने की बीमारी हो। तो वो एक प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, हमारे अधिकारी घोषणा से पहले सीज फायर अनाउंस करते हैं, अगले दिन वो कश्मीर को लेकर के तथ्य विहीन, आधार विहीन बयान देते हैं। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 बजे वाले भाषण से चंद मिनट पूर्व वो कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मैं मीडिया में देख रहा हूं कि सूत्र कह रहे हैं कि भारत इसको सही नहीं मानता। ये सूत्र कौन है? हमें हमारे टॉप लेवल से इसका प्रतिकार करना चाहिए। भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी तो कभी नहीं चली, अब क्या चलेगी? ये संदर्भ याद। बिहार में अब विधानसभा चुनाव की हलचल दिखने लगी है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं का बिहार दौरा लगा हुआ है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण पहुंचे। यहां से उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला बोला, साथ ही जनता को अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा, शुगर मिल चालू होगा, जब कारखाने लगेंगे, लोगों को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, बिहार में लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था हो ताकि बिहार हमारा तरक्की करे, चाहे किसान हो या कोई। अब किसान लोग होंगे कि एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीज 20 साल तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाएगा, फसल भी नहीं आएगी। अब समय आ गया है खेत में नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। खटारा गाड़ी आप लोग जानते होंगे, कितना साल तक सरकार अनुमति देता है गाड़ी चलाने का? कोई गाड़ी 15 साल बाद काहे नहीं अनुमति देता है? खटारा हो जाता है। खटारा यानी धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण करता है, बीच रास्ते में खराब हो जाएगा, आप लोगों को फंसा देगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक इसी हिसाब से हमारा बिहार पीछे हमेशा होता है। सरकार को आप लोगों ने 20 साल मौका दिया। 20 साल में बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा पलायन, किसान मारा फिर रहा है, नौजवान मारा फिर रहा है। पटना चले जाइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए तो लाठी खाना पड़ रहा है। ना महिला देख रहा है, ना नौजवान देख रहा, ना बूढ़ा देख रहा, जो अपने अधिकार के लिए जा रहा लाठी और कपाट फोड़वा करके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि अचानक हुए सीज फायर को देश नहीं समझ पा रहा है। हमारा इतिहास रहा है कि आज़ादी के बाद से भारत की सेना ने कमाल किया है। हमारी सरकार की चुप्पी ने डोनाल्ड ट्रंप के हौसले बढ़ा दिया है। वे कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हल कर सकता हूँ। बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतजार कर रहा था
कि जो अचानक सीज फायर हुआ उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध कैसे रुके। हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने ये किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ही जो अटैक किया उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश है वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या शब्द क्या काम लें संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान चीन अब रणनीतिक घेरेबंदी की नीति पर काम कर रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण हाल ही में सामने आया जब पाकिस्तान और चीन के विशेष दूतों ने अफगानिस्तान का दौरा कर तालिबान सरकार से BRI के तहत CPEC पर विस्तार से बातचीत की। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान की नियुक्ति की। उन्होंने हाल ही में काबुल का दौरा किया और चीन के विशेष प्रतिनिधि यूं के साथ अफगान नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान तालिबान के गृह मंत्री और विदेश मंत्री से सीधी बातचीत हुई। बैठक में BRI में अफगानिस्तान की भागीदारी, CPEC विस्तार, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। ये बैठक तीनों देशों के बीच 5वें त्रिपक्षीय संवाद की कड़ी थी और इसका उद्देश्य आगामी छठे दौर की तैयारियां, व्यापार बढ़ाने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना था। बैठक में तालिबान के गृह मंत्री ने कहा था कि क्षेत्रीय संबंधों को आगे बढ़ाना और आपसी सम्मान के साथ रचनात्मक सहयोग करना अफगानिस्तान की प्राथमिकता है। CPEC जो पहले से ही भारत के साथ जियोपॉलिटिकल चुनौती रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है, अब अफगानिस्तान तक विस्तार की ओर अग्रसर है। पाक दूत मोहम्मद सादिक ने पुष्टि की है कि तीनों देश CPEC को अफगानिस्तान तक विस्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए वाणिज्यिक सहयोग और निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं, सुरक्षा सहयोग को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।